और तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ हियरिंग, ठीक है। उसमें जाने से पहले वी नीड टू नो दी ऑडिटरी पाथवे कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है फ्रॉम द ईयर अप टिल द ब्रेन, ठीक है। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ डेफनेस, थोड़ा सा उसमें चले जाएंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे असेसमेंट ऑफ द हियरिंग पे, ठीक है। तो ईयर, ये बिल्कुल ईयर है, राइट। ये हो गया हमारे पास आउटर ईयर. Outer ear is made up of two-part auricle and then the external acoustic meatus. फिर आ जाती है tympanic membrane. Tympanic membrane is connected to basically middle ear और outer ear को separate कर रही होती है, ठीक है। उसकी कनेक्शन होती है with the ossicle, the malleus. malleus के बाद हमारे पास आता है incus and then incus के बाद आ जाता है stapes. स्टेपीज़ की फुट प्लेट कर दो, ठीक है। फिर स्टेपीज़ की फुट प्लेट होती है दैट इज़ कनेक्टेड टू द इनर ईयर बाय द विंडो, दैट इज़ द ओवल विंडो। आई कुड बी रॉन्ग, मे बी राउंड हो, लेकिन जहाँ तो मुझे याद है ओवल विंडो होती है, ठीक है। एंड देन वो हमारे पास कनेक्टेड होती है टू द कॉक्लिया ऑफ द इनर ईयर। एंड देन वहाँ से फिर हमारी एट्स क्रेनियल नर्व जनरेट होती है, उसका कॉक्लियर पार्ट जनरेट होता है जो ऑडिटरी पार्ट होता है उसका, ठीक है। एंड देन फिर वो चला जाता है ब्रेन में, एंड देन ब्रेन से फिर उसके न्यूक्लियाई वो ट्रैवल कर रहा होता है जिसका निमोनिक होता है ई कोलाई MA. E is for eighth cranial nerve. Then we have cochlear nucleus, olivary nucleus. Then we have lateral lemniscus, feeder colliculus. Then we have medial geniculate body and auditory cortex, ठीक है। तो ये इसका पूरा पाथवे हो गया ऑफ द ब्रेन साइड ऑफ थिंग, न्यूरल साइड ऑफ थिंग्स। तो ये हमारे पास साउंड जब भी ट्रैवल करेगा तो फिर पहले वो आउटर ईयर से होता हुआ जाएगा, देन मिडिल ईयर में उसकी वाइब्रेशंस जाएंगी, देन फिर वो इनर ईयर में न्यूरल पाथवे में इंटीग्रेट हो जाएगा, एंड देन फिर वो ब्रेन में न्यूक्लिया में ट्रैवल करता हुआ जाएगा। तो ये पूरा पाथवे हमारा हियरिंग पाथवे कहलाता है, सही है। हियरिंग पाथवे इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो आउटर ईयर से शुरू होता है एंड देन वो ख़त्म होता है एट दी फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज, दिस इज नोन एज दी कंडक्टिव पाथवे, ठीक है। एंड उसके बाद वाला जो है हमारा दैट इज नोन एज दी सेंसरी न्यूरल पाथवे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा हियरिंग पाथवे कंप्लीट। अब हम आते हैं डेफनेस, हियरिंग लॉस पे या डेफनेस पे, ठीक है। अब हियरिंग लॉस जो है दैट इज़ ड्यू टू दी एनी एबनॉर्मेलिटी या एनी अनॉमली इन दी हियरिंग पाथवे। हियरिंग पाथवे में मसला होगा तो फिर हियरिंग लॉस होगा, राइट। तो इस रीज़न से हमने हियरिंग लॉस को दो मेन हिस्सों में डिवाइड किया। एक और तीसरा हिस्सा भी होता है, वो भी फिर मैं एंड में बता दूंगा। पहला हिस्सा दैट इज़ नोन एज द कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है। दैट इज़ ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एनी इशू इन दी कंडक्टिव पाथवे। क्या क्या हो सकता है, अगर हमारे पास ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है, इसमें कोई चीज़ फंस जाए तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है विच इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में कुछ फंस जाए। क्या फंस सकता है, वैक्स फंस सकती है, तो ईयर वैक्स ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस की ऑब्स्ट्रक्शन, अब वो वैक्स भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। देन वी हैव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर होना, वो भी फिर मसला करवा सकती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस करवा सकती है। उसके अलावा वी हैव जो ऑसिकल्स हैं उनकी स्क्लेरोसिस होना, तो वो स्टिफ हो जाते हैं तो फिर सही तरीके से साउंड ट्रेवल नहीं करने देंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट वी हैव मिडिल ईयर के मसले, तो ओटाइटिस मीडिया हो गया या दूसरी ऐसी चीज़ें हो गई जो फिर मिडिल ईयर को तबाह करना शुरू कर देती है, तो उससे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है। एंड देन फाइनली वी हैव यूस्टेशन ट्यूब की ब्लॉकिंग, जिस वजह से फिर वो प्रेशर मेंटेन नहीं हो सकता मिडिल ईयर का, तो फिर उसमें भी कंडक्टिव डेफनेस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंडक्टिव डेफनेस के कॉजेज़। फिर सेंसरी न्यूरल पाथवे, हमारा सेंसरी जो हिस्सा है उसका वो कॉक्लिया से रिलेटेड है,
तो कॉकलियर इश्यूज़ हो गए, उसमें कॉकलियर में बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, उसको हम बाद में जब डेप्थ में हियरिंग लॉस को डिस्कस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। जस्ट टू नेम अ फ्यू, अगर हेयर सेल्स डैमेज हो जाएं तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। अगर कोई मीजनर्स डिजीज़ है वो फिर बाद में बता दूंगा क्या क्या होता है, लेकिन वो भी कॉकलिया का ही मसला होता है फंडामेंटली स्पीकिंग, तो उसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कॉकलिया का वैसे ही डैमेज हो रहा है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, तो फिर उसके मसले भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करवाएंगे। फिर हमारे पास न्यूरल साइड ऑफ सेंसरी न्यूरल पाथवे आता है, जिसमें क्रीनियल नर्व हो गई तो एट क्रीनियल नर्व के डैमेज की वजह से भी हो सकता है, ब्रेन स्टेम में किसी भी न्यूक्लियस पे डैमेज हो गया उस वजह से हो सकता है। तो ये सारे के सारे हियरिंग लॉस के रीजंस आ गए हमारे। सही है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन बेसिकली हो गई। अब हम जाएंगे टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ असेसमेंट ऑफ हियरिंग। लास्ट चीज़ रह गई थी, द लास्ट टाइप ऑफ हियरिंग डेफनेस, दैट इज़ हियरिंग लॉस रादर, दैट इज़ दी मिक्स टाइप। उसमें फिर हमारे पास दोनों बेसिकली सेंसरी न्यूरल एज वेल एज कंडक्टिव डेफनेस दोनों हो रही होती हैं। तो उसके फिर यूजुअली रीजंस होते हैं, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो रहा होता है या ऑटोस्क्लेरोसिस हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें भी मिक्स टाइप ऑफ हियरिंग डेफनेस करवा सकती हैं। इसकी फिर इन डेप्थ वीडियो अगर नीड पड़ी तो आ जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टू द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज़ दी असेसमेंट ऑफ हियरिंग। असेसमेंट ऑफ हियरिंग जो है वो हमारे पास दो तरीक़ों से होती है, एक होता है क्लिनिकल, दूसरा होता है ऑडियोमेट्रिक। ठीक है, क्लिनिकल जो है उसके चार हिस्से होते हैं, चार टेस्ट होते हैं रादर। ऑडियोमेट्रिक हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल में सबसे पहला है फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट, देन वी हैव वॉच क्लॉक टेस्ट, फिर वी हैव स्पीच टेस्ट, एंड देन फाइनली वी हैव ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। ठीक है, शुरू के तीन इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उनको बस ब्रीफली डिफाइन करूँगा, देन विल मूव ऑन टू द मोर इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ द ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। फिंगर फ्रिक्शन में क्या होगा कि हम लोग पेशेंट के आइज़ बोल रहा हूँ, ईयर के सामने, प्रेफरेबली बिहाइंड द पेशेंट या उसकी आइज़ क्लोज करवा के फिंगर्स अपनी रब करेंगे या फिर स्नैप करेंगे। इससे क्या होगा, साउंड आया तो नॉर्मल है, नहीं आया तो फिर देयर सम सॉर्ट ऑफ हियरिंग लॉस। वॉच क्लॉक में ये तो ऑब्सोल्यूट हो गया, लेकिन वो वॉच का जो टक टक आवाज़ आती है वो अगर पेशेंट डिटेक्ट कर सकता है तो फिर दैट्स दी वॉच क्लॉक टेस्ट। कर सकता है तो नॉर्मल है, नहीं कर सकता तो हियरिंग लॉस है। स्पीच टेस्ट में बंदे से 6 मीटर का फासला रखेंगे, देन उससे लाइक कुछ 2-3 अल्फाज बोलेंगे। अगेन बंदे की आइज़ या तो क्लोज हो या फिर उसका हाथ रखा हुआ हो ताकि वो लिप रीड ना कर सके। एंड देन अगर वो बता सकता है तो दैट इज़ नॉर्मल, नहीं बता सकता तो दैट इज़ हियरिंग लॉस। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है उसके पार्ट्स देख लेना। ठीक है, वो ऐसे ही जनरल नॉलेज में आना चाहिए, कभी वाइवा में ट्यूनिंग फॉर्क रख दिया, पूछ लिया पार्ट्स कौन कौन से हैं तो देख लेना। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क डिफरेंट हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का होता है, जो हम लोग ENT में यूज़ करते हैं 512 हर्ट्ज़ का आइडियल होता है। उसके अलावा 128, 246, 256, 512 जो यूज़ करें, एंड 1024, ये सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। मेन जो है आइडियल जो है 512 हर्ट्ज़ का है जो यूज़ होता है। ठीक है, अब ट्यूनिंग फॉर्क का सीन ये होता है कि हम इससे क्या क्या चीज़ टेस्ट करते हैं। तो हम इसमें दो चीज़ें टेस्ट करते हैं बेसिकली ट्यूनिंग फॉर्क के टेस्ट में। सारा खेल ही इन दो चीज़ों का है। वन इज़ एयर कंडक्शन एंड अनदर वन इज़ बोन कंडक्शन। अब ये क्या भला हैं दोनों, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स गो बैक टू दी पिक्चर जो मैंने ड्रॉ की थी शुरू में। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा दूँगा उसको। अब ये पूरा पाथवे मैंने हियरिंग पाथवे बनाया था, राइट। अब पहले एयर कंडक्शन को बताता हूँ, फिर बोन कंडक्शन बताऊँगा। विल्फर्स ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये मैंने स्ट्राइक किया और अब ये वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो वाइब्रेशंस हैं
वो अगर मैंने कान के सामने रखी तो दे विल ऑब्वियसली गो इनटू द ईयर, ये वाइब्रेशन ट्रैवल करती हुई जाएंगी एंड देन हियरिंग पाथवे के थ्रू गुजरेंगी, ठीक है। फिर ये मुझे सुनाई भी देगा इसका पूरा, ठीक है, ये पूरा ट्रैवल करेगा एंड देन मुझे सुनाई देगा, परसेप्शन होगी मुझे साउंड की, तो ये पूरा के वाइब्रेशन ये जाती गई। ये जो मैंने टेस्ट किया इसको बोलते हैं हम एयर कंडक्शन, ठीक है। एयर कंडक्शन में मैंने क्या टेस्ट किया, मैंने कंडक्टिव पाथवे को टेस्ट किया क्योंकि ये वाइब्रेशन कंडक्टिव पाथवे से होती हुई जा रही है, एज वेल एज मैंने सेंसरी न्यूरल पाथवे को भी टेस्ट किया, ठीक है। तो व्हाट इज एयर कंडक्शन, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ दी, क्या कहते हैं इसको, कंडक्टिव पाथवे एज वेल एज दी सेंसरी न्यूरल पाथवे, ठीक है। अगर कंडक्टिव पाथवे में कोई मसला आएगा तो एयर कंडक्शन अफेक्ट होगी, इट विल बी रिड्यूस्ड। अगर सेंसरी न्यूरल पाथवे में मसला आया तो एयर कंडक्शन अफेक्ट होगी, इट विल बी रिड्यूस्ड। दूसरा है हमारा बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन में क्या होता है कि हमने यही ट्यूनिंग फोर्क लिया और ये हमने बेसिकली बोन होती है ना, यूजुअली मेस्टॉइड बोन के सामने हम लोग रखते हैं इसको, तो उसका जो बेस है ट्यूनिंग फोर्क का वो रख देते हैं हम लोग मेस्टॉइड प्रोसेस के सामने एंड देन वो वाइब्रेशन डायरेक्टली कॉक्लिया को स्टिमुलेट कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने कंडक्टिव पाथवे को निकाल दिया, बेसिकली फ्रेम में ही नहीं है कंडक्टिव पाथवे अब, तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कौन सा पाथवे टेस्ट किया, सेंसरी न्यूरल पाथवे। तो व्हाट इज़ बोन कंडक्शन, इट इज़ द टेस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरल पाथवे। अगर सेंसरी न्यूरल पाथवे का डिफेक्ट होगा तो उसमें बोन कंडक्शन अफेक्ट होगी। अगर जो कंडक्टिव पाथवे है उसका डिफेक्ट होगा तो उसमें बोन कंडक्शन अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। लेट्स राइट इट डाउन, ठीक है। ये कब डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन सेंसरी न्यूरल डेफनेस एज वेल एज कंडक्टिव डेफनेस। और ये कब डिक्रीज होगी, डिक्रीज ओनली इन सेंसरी न्यूरल डेफनेस। ऑब्वियसली मिक्स टाइप जिसमें सेंसरी न्यूरल का एलिमेंट भी होगा, जैसे मिक्स्ड हो गई तो उसमें भी डिक्रीज होगी, दैट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ दो डेफनेस ले रहे हैं, सेंसरी न्यूरल एंड कंडक्टिव, फॉर ईज ऑफ यूज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। अब हम आते हैं ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमारा टेस्ट होता है दैट इज़ नोन एज रिनीस टेस्ट। रिनीस टेस्ट क्या होता है कि it is a comparison between air conduction and bone conduction. ठीक है, यूजुअली इन नॉर्मल पीपल एयर कंडक्शन इज़ मोर देन बोन कंडक्शन। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क के जो एंड्स होते हैं, जो दो एंड्स हैं, आई बिलीव फ्रॉन्ग्स कहते हैं या ऐसा कुछ कहते हैं उनको, वो जो होते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं देन द बेस, तो इस वजह से एयर कंडक्शन इज़ मोर देन बोन कंडक्शन इन नॉर्मल पीपल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिनीस पॉजिटिव। अब क्या होगा अगर एक बंदा है कंडक्टिव डेफनेस का, उसमें हमारे पास कौन सी चीज़ कम हो रही थी, एयर कंडक्शन हो रही थी, बोन कंडक्शन हो रही थी। तो एयर कंडक्शन कम हो रही थी, बोन कंडक्शन वॉज नॉर्मल। तो इन बंदों में हमें क्या मिलता है, जो बोन कंडक्शन है वो इज़ मोर देन एयर कंडक्शन, दिस इज़ नोन एज रिनीस नेगेटिव, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सेंसरी न्यूरल डेफनेस पे। इसमें क्या कम हो रहा था, एयर कंडक्शन भी कम हो रही थी, बोन कंडक्शन भी कम हो रही थी, ठीक है। इसमें हमें फिर से एयर कंडक्शन भी कम हो रही है, बोन कंडक्शन भी कम हो रही है ना, तो दोनों कम हो रही हैं, तो दोनों इक्वली कम हो रही हैं। तो इसमें एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों कम मिलेंगी, तो एयर कंडक्शन विल स्टिल बी हायर देन बोन कंडक्शन। तो इसमें फिर से रिनीस पॉजिटिव आया। इससे रिनीस पॉजिटिव को हम लोग यूजुअली डिक्रीज पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि इसका जो टाइम होता है वो कम होता है, ठीक है। या फिर दूसरे ईयर से जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो फिर वो कम होता है टाइम ड्यूरेशन इसकी, ठीक है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर एज वेल इज़ कि क्लिनिकली एयर कंडक्शन इज़ मोर देन बोन कंडक्शन, लेकिन जब हम ऑडियोमेट्री कर रहे होंगे तो बोन कंडक्शन हमेशा ज़्यादा होगी। ये इसका रीज़न मैंने बता दिया है पहले ही कि ट्यूनिंग फॉर्क
में बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऐसे डिज़ाइन है कि आपका बोन कंडक्शन हमेशा कम आएगी, ठीक है। इसमें ईयर्स का कोई ऐसा नहीं है कि फिजियोलॉजिकली कोई और ऐसी चीज़ हो। अकॉर्डिंग टू सर, अब मेरा तो पर्सनल ओपिनियन था कि एम्पलीफिकेशन होती है वगैरह जो भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर एंड किताब में भी इसका कोई ऐसा जिक्र नहीं है। तो यही रखो कि ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से ही क्लिनिकली हमें ये ज़्यादा एयर कंडक्शन ज़्यादा मिलती है देन बोन कंडक्शन। ऑडियोमेट्री में इसका ऐसा नहीं होता, ऑडियोमेट्री में बोन कंडक्शन इज मोर, ठीक है। तो रिनीस टेस्ट ये था हमारा। अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज़ दी वीबर्स टेस्ट। अब वीबर टेस्ट जो है दैट इज़ बेसिकली लेटरलाइजेशन ऑफ बोन कंडक्शन की वजह से। अब ये क्या सीन है, अब होता कुछ यूँ है कि बिलफर्ज एक ये बंदा है, नॉर्मल बंदा है, तो उसके दोनों कान इक्वली काम कर रहे होंगे, राइट। तो उसमें हमारे पास नो लेटरलाइजेशन मिलेगी, ठीक है। नॉर्मल बंदे में नो लेटरलाइजेशन, दैट सिंपल इनफ। एक बंदा है कंडक्टिव डेफनेस का, उसमें क्या हो रहा है लेट्स सी, ठीक है। ये एक बंदा है, इसका एक कान ये रहा, दूसरा कान ये रहा, ठीक है। अब वीवर टेस्ट हम लोग करते क्या है कि बीच लाइक सेंटर में यूजुअली वर्टेक्स पे हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क रख देते हैं एंड देन फिर वो वाइब्रेट हो रहा होता है, तो फिर वो जो वाइब्रेशन है दोनों कानों में हमें महसूस होती है ड्यू टू दी बोन कंडक्शन बेसिकली। तो फिर एक कान में अगर ज़्यादा महसूस हो रही है तो फिर उसको लेटरलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मल में नहीं होता कुछ भी, ऐसा होता भी है तो माइनर होता है वो, उसका खैर है, ठीक है। अब कंडक्टिव डेफनेस में क्या है, बिल्कुल ये वाला जो कान है ना, ये कंडक्टिव डेफ है, मतलब कि इधर कोई वैक्स जमा हो गया तो फिर वो अब कंडक्टिव डेफनेस पे चला गया। इसमें क्या होगा कि जो कंडक्टिव डेफनेस जहाँ पर होगी ना, वहाँ पर उसको ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा। ये इसलिए होता है क्योंकि कभी भी हम किसी भी रूम में होते हैं ना तो वो अक्सर साउंड फ्री नहीं होता। तो जिस साइड का कंडक्टिव डेफनेस है ना, तो जो बाहर रूम का साउंड है वो उसका थोड़ा सा ब्लर आउट हुआ हुआ होगा, क्योंकि साउंड तो दोनों साइड से आ रहा है ना। यहाँ से जो साउंड आ रहा है वो बोन कंडक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से जो साउंड आ रहा है वो बोन कंडक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो लेटरलाइजेशन होगी टुवर्ड्स दी डिजीज एयर या फिर वर्स ईयर, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, कंडक्टिव डेफनेस में जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो कैंसिल आउट हो जाती है इन द वीबर टेस्ट, तो फिर वो बेटर रिजल्ट देता है ऑफ दी बोन कंडक्शन, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। इन सेंसरी न्यूरल डेफनेस क्या होगा, ठीक है, यही बंदा बनाते हैं हम लोग। हमने फिर से इसके ऊपर वही रख दिया, ट्यूनिंग फॉर्क रख दिया। इसका यही वाला कान है, लेकिन इस दफ़ा इसको सेंसरी न्यूरल डेफिसिट है। अब क्या होगा कि जब लेटरलाइजेशन होगी तो सिंस यहाँ का हमारे पास क्या कम था, एयर कंडक्शन भी कम है एज वेल एज बोन कंडक्शन भी कम है, तो जो लेटरलाइजेशन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स दी नॉर्मल ईयर या फिर बेटर ईयर, ठीक है। तो दैट इज़ योर सेंसरी न्यूरल डेफनेस का वीबर टेस्ट। फिर हमारे पास कुछ और टेस्ट आ जाते हैं जो दो हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। वन इज़ शॉबेक टेस्ट, दूसरा इज़ एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। शॉबेक टेस्ट और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ हैं। शॉबेक टेस्ट में इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ बोन कंडक्शन ऑफ पेशेंट एंड एग्जामिनर बेसिकली। ग्रांटेड के एग्जामिनर जो है वो उसकी खुद की बोन कंडक्शन नॉर्मल है। होता यूँ है कि पेशेंट को हम लोग लगा के देखते हैं, वही बोन कंडक्शन उसकी टेस्ट होती है, मेस्टॉइड पे उसका बेस रख दिया, ठीक है। फिर अपने पास देखते हैं, अगर दोनों को बेसिकली सेम ड्यूरेशन या सेम इंटेंसिटी तक सुनाई में आ रहा है, इंटेंसिटी तो सब्जेक्टिव है लेकिन ड्यूरेशन का हम फिर भी देख सकते हैं, उसका ख़त्म हो रहा है तो हमें सुनाई में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, या महसूस हो रहा है रादर को बोन कंडक्शन महसूस होती है। तो अगर
पेशेंट की बोन कंडक्शन हमसे कम है तो देयर इज़ प्रोबेबली लाइक सेंसरी न्यूरल डेफिसिट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पेशेंट नॉर्मल है। शॉबैक टेस्ट में ये होता है। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में क्या होता है कि यही टेस्ट एग्जैक्ट सेम टेस्ट है, फ़र्क ये होता है कि हम लोग ट्रैगस को बेसिकली ओवरलाई कर देते हैं ओवर दी व्हाट्स इट कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ताकि फिर वो बोन कंडक्शन ज़्यादा अच्छी हो उसकी, ठीक है। तो यही फ़र्क है इन दोनों का, शॉबैक टेस्ट और उसका, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बिंग टेस्ट, ठीक है। बिंग टेस्ट क्या होता है? दिस इज़ बेसिकली, इसमें हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं इफेक्ट ऑफ अक्लूजन ऑफ ईयर ऑन बोन कंडक्शन, ठीक है। ये बड़ा शानदार टेस्ट है। अब मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि जब कंडक्टिव डेफनेस होती है तो क्या होता है, बोन कंडक्शन की परसेप्शन ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब एक बंदा ये लो, दूसरा बंदा ये लो, ठीक है। बंदा अब नहीं, ब्लड ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, ये फाइनल है। इसमें एक का दोनों कान नॉर्मल है, दूसरे के एक कान में कंडक्टिव डेफनेस है, ठीक है। अगर मैंने एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन वाला ही जो था मैंने उसमें अगर मैंने लिया कि मैंने ट्रेगस वाला ही सीन किया कि एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल को ब्लॉक किया, तो इसमें हमें इसकी बोन कंडक्शन की परसेप्शन मुझे ज़्यादा मिलेगी, इस बंदे को बेसिकली बोन कंडक्शन ज़्यादा मिलेगी ऑन ब्लॉकिंग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बाय ट्रेगस, ठीक है। दैट इज़ दी एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन वाला ही प्रिंसिपल कि ट्रेगस से जब करोगे तो फिर उसका बोन कंडक्शन ज़्यादा अच्छी मिलेगी उसको, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि जब मैंने ब्लॉक किया ना, बंदा बोल रहा है कि ब्लॉक से भी वही है और अनब्लॉक से भी सेम बोन कंडक्शन आ रही है। ये क्यों? क्योंकि ब्लॉक वो पहले से ही हुआ है। कंडक्टिव डेफनेस में तो बोन कंडक्शन ज़्यादा हो जाती है ना, परसेप्शन उसकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उसको दोनों में एक ही बोन कंडक्शन मिलेगी, इंक्रीज डिक्रीज का नहीं होगा ऑन ब्लॉकिंग वगैरह। क्यों? क्योंकि पहले से ही उसका कंडक्टिव डेफनेस हुई हुई है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बिंग पॉजिटिव, जो नॉर्मल पर्सन में मिलेगी या फिर सेंसरी न्यूरल डेफनेस में भी मिल सकती है। एंड इसको हम बोलते हैं बिंग नेगेटिव, जो कंडक्टिव डेफनेस में मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क के टेस्ट। शुरू के 2 इंपॉर्टेंट हैं, एंड के 3 डेफिनेशंस आए, एंड देन ये थोड़ा सा चक्कर इसका बिंग टेस्ट का थोड़ा सा आ जाए तो फिर राइट। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टैली अप कर लेते हैं किसको, बेसिकली हम लोग टैली अप कर देते हैं ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट को विथ रिगार्ड्स टू देयर कंडक्टिव विथ रिगार्ड्स टू देयर हियरिंग लॉसेस, ठीक है। तो नॉर्मल बंदा है, कंडक्टिव डेफनेस वाला बंदा है, सेंसरी न्यूरल डेफनेस वाला बंदा है, रिनीस पॉजिटिव, रिनीस नेगेटिव एंड रिनीस पॉजिटिव बट डिक्रीज्ड पॉजिटिव, ठीक है। वीबर टेस्ट नो लेटरलाइजेशन, वीबर टेस्ट लेटरलाइज टू दी डिजीज्ड ईयर या फिर वर्स ईयर। क्यों? क्योंकि कंडक्टिव डेफनेस यूजुअली परसेप्शन ऑफ बोन कंडक्शन बढ़ा देती है, ठीक है। एंड सेंसरी न्यूरल में टुवर्ड्स दी नॉर्मल ईयर, क्योंकि वर्स ईयर की बोन कंडक्शन कम हो गई, सेंसरी न्यूरल डेफनेस में बोन कंडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। शॉबैक एंड एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन, ठीक है। इसमें तो नॉर्मल होगी, इसमें पेशेंट की एग्जामिनर से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी नो कि बोन कंडक्शन की परसेप्शन कंडक्टिव डेफनेस में बढ़ जाती है, तो पेशेंट की में भी ज़्यादा भी हो एग्जामिनर से, एंड इसमें एग्जामिनर की पेशेंट से ज़्यादा होगी, ठीक है। एबीसी में ऐसा नहीं होगा, एबीसी में पेशेंट और उसकी दोनों की इक्वल होगी, लेकिन इसमें ऑब्वियसली एग्जामिनर की ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हमने एग्जामिनर और पेशेंट दोनों का बेसिकली ब्लॉकेज करवा दी ना, क्योंकि हाँ एग्जामिनर ने भी अपना ब्लॉक कर दिया है। अगर पेशेंट का कंडक्टिव डेफनेस की वजह से ब्लॉक है तो पर उसकी बढ़ी हुई है, तो हमने भी अपना ब्लॉक कर दिया, तो अब दोनों इवन प्लेइंग फील्ड पर है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क याद रखना। एंड देन फाइनली बिंग टेस्ट, तो बिंग टेस्ट पॉजिटिव इज़ इन दी इसमें और इसमें
एंड विंग टेस्ट नेगेटिव इज़ इन कंडक्टिव डेफनेस। ठीक है, तो ये चार्ट समझ के याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होगा, लेकिन एंड में अगर रट्टा भी मारना है तो चार्ट से याद रख लेना। रिनी वीबर का रट्टे पे पूरा पूरा याद हो, शॉबैक ABC बैंक का याद हो तो अच्छी बात है, कभी वाइवा में आ जाता है, कभी MCQs में आ जाता है। तो यस, दैट इज़ ऑल फॉर असेसमेंट ऑफ हियरिंग।